दादा दादी का इंतज़ार। प्रस्तुत है एक नई कहानी। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। ऊंच नीच, जीत हार, रिश्तों की नरमी और बेरुखी। लेकिन अगर कोई रिश्ता ऐसा रहा है जो आज भी मेरे दिल की गहराइयों में ज़िंदा है तो वो है मेरे दादा का। दादा जिन्हें हम सब बाबा कहते थे। गांव के उस पुराने मकान में मेरी गर्मियों की छुट्टियां हमेशा एक जादुई कहानी जैसे होती थीं। सुबह की पहली किरण के साथ ही बाबा की आवाज़ गूंजती, चल नन्हे, भोर का सूरज देख ले, तेरे जैसे बच्चों को देख के ही तो ये चमकता है। मैं उन्नीदी आंखों से तकिए से लिपटा हुआ उठता और बाबा का हाथ पकड़कर छत पर चला जाता। वहाँ से सूरज का निकलना, खेतों में हल चलाते लोग और दूर दूर तक फैली हरियाली, सब कुछ एक पेंटिंग जैसे लगता। बाबा की आंखों में वो चमक थी जो पूरे गांव को रोशन कर देती। उनके चेहरे की झुर्रियाँ, उनकी मुस्कान की लकीरों में छुपी कहानियाँ, मैं हर सुबह उन्हें पढ़ने की कोशिश करता। बचपन में मेरे असली हीरो बाबा ही थे। टीवी पर आने वाले सुपरमैन, शक्तिमान या फिल्मी हीरो सब फीके थे मेरे बाबा के सामने। वो लकड़ी की छड़ी लेके चलते थे, लेकिन जब किसी ज़रूरतमंद को खेत में मदद की ज़रूरत होती तो उस छड़ी को एक तरफ रखकर ऐसे जुट जाते जैसे जवान हो। काम कभी उम्र नहीं देखता बेटा, दिल देखता है, ये उनका उसूल था। बाबा मुझे कहानियाँ सुनाते, अपने बचपन की, स्वतंत्रता संग्राम की, और कभी कभी वो किस्से जिनमें उनके और मेरे दादी के बीच की मीठी नोक झोंक होती थी। तेरी अम्मा तो बड़ी जिद्दी थी, लेकिन प्यार में ज़्यादा थी, वो कहते हुए मुस्कुरा देती। मैं पूछता, और अब वो इंतज़ार करती है ऊपर वाले के पास। इतना कहकर वो खामोश हो जाते और मैं उनकी आंखों में वो अधूरापन देखता जो किसी के चले जाने के बाद बचता है। हर रात हम छत पर सोते थे, तारों को गिनना, झींगुरों की आवाज़ सुनना और बाबा के साथ नींद में जाना मेरे बचपन की सबसे प्यारी आदत थी। कभी कभी वो मेरी हथेली में अपना हाथ रखते और कहते, तेरी हथेली में बड़ी लकीरें हैं, तू बहुत दूर जाएगा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, दूर जाओ पर मुड़कर देखना मत भूलना। उस साल की गर्मियों में मैंने बाबा को थोड़ा थकान भरा महसूस किया। वो सुबह जल्दी नहीं उठते थे, कहानियाँ अधूरी छोड़ देते और छत पर लेटकर बस आसमान को देखते रहते। मैं पूछता, बाबा कुछ हुआ है? वो बस मुस्कुराकर कहते, कुछ नहीं बेटा, अब तेरे बाबा बूढ़े हो चले हैं, अब ज़रा ऊपर की दुनिया भी देखने की तमन्ना है। मैं उस वक्त इन बातों का मतलब नहीं समझता था। मेरे लिए बाबा अमर थे, जो हर दर्द की दवा थे। एक शाम जब मैं बाहर खेल रहा था, बाबा खाट पर लेटे लेटे आसमान की तरफ देख रहे थे। मैं उनके पास गया, उनका हाथ पकड़ा। उन्होंने धीरे से मेरी तरफ देखा और कहा, जब मैं नहीं रहूँगा तो मेरे लिए इंतज़ार करना मत, मैं तुझ में ही रहूँगा, तेरी हर सांस में, तेरी हर बात में। मैं हंस पड़ा, बाबा आप कहानियाँ बहुत बनाते हो, आप कहीं नहीं जाओगे। उन्होंने बस मेरी पेशानी को चूमा और आंखें मूंद ली। उस रात पहली बार मुझे नींद नहीं आई और अगली सुबह बाबा नहीं उठे। बाबा के जाने के बाद घर का सन्नाटा इतना गहरा हो गया था मानो दीवारें भी रो पड़ी हों। वो खाट, वो छड़ी, वो पुरानी रज़ाई सब वहीं थे, बस उनका साथ नहीं था। कहते हैं वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है, पर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ बस थोड़ा सुन्न हो जाते हैं, भरते नहीं। मैं कई दिनों तक जैसे किसी नींद में था। नींद आती थी तो लगता बाबा अभी छत पर होंगे। भाग कर जाता पर वहाँ सिर्फ सूनापन होता। उनकी खुशबू तक धीरे धीरे हवा में घुल चुकी थी। अम्मा ने मुझे समझाया, बेटा बाबा तारे बन गए हैं, अब जब तुझे उनसे बात करनी हो तो आसमान देखना। मैं हर रात छत पर जाकर एक चमकते तारे को बाबा मानता और उनसे बात करता। बाबा आज स्कूल में गणित का टेस्ट था, पूरे नंबर आए।
बाबा, आज मैंने अब आपकी स्टिक से बिल्ली को डराया, वैसे ही जैसे आप करते थे। वो जवाब नहीं देते थे, लेकिन मुझे लगता था कि वो सुन रहे हैं, और वो खामोशियाँ ही मेरे साथ रहने लगी थीं। कुछ महीनों बाद पिताजी ने कहा, अब हम गांव नहीं, शहर में रहेंगे। तेरी पढ़ाई का सवाल है। शहर आया तो सब नया था, ऊंची ऊंची इमारतें, हजारों गाड़ियाँ और लाखों लोग। लेकिन इन सब के बीच जो नहीं था वो था बाबा का साथ। हमारा नया घर छोटा था पर साफ सुथरा। दीवारों पर नई पेंटिंग्स थी, पर मैंने बाबा की एक पुरानी तस्वीर छांटकर अपने कमरे की मेज पर रख दी। उसमें बाबा मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हों, मैं यही हूँ ना, डरो मत। वो तस्वीर अब मेरा दोस्त बन गई थी। स्कूल से लौटकर मैं सबसे पहले उसी से बात करता। बाबा, आज अंग्रेजी में टीचर ने शाबाशी दी, पर वो आपकी तरह कहानी नहीं सुनाती। धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया, लेकिन वो तस्वीर जस की तस रही। मेरी आवाज़ बदली, शक्ल बदली, आदतें बदली, पर बाबा की यादों का रंग कभी नहीं उतरा। एक दिन स्कूल में मेरे आदर्श पर निबंध लिखना था। सबने किसी न किसी नेता, खिलाड़ी या अभिनेता को चुना। मैंने लिखा, मेरे दादाजी, मेरे पहले हीरो। लिखते लिखते आंखें भीग गई। मैंने निबंध में लिखा, जब मुझे डर लगता था वो मेरी उंगली पकड़ते थे, जब मैं गिरता था वो खुद झुककर उठाते थे। उन्होंने सिखाया कि मेहनत क्या होती है और इंतज़ार किसे कहते हैं। आज वो नहीं है, लेकिन उनकी बातों की परछाई आज भी मेरे फैसलों पर होती है। मेरे लिए हीरो वही है जो हमें बिना कोई तमगा पहने ज़िंदगी जीना सिखा जाए, और मेरे बाबा ऐसे ही थे। टीचर ने मुझे खड़े होकर पढ़ने को कहा। मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन मैंने पढ़ा। क्लास में कुछ बच्चों ने तालियां बजाई, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि मैंने बाबा को जिंदा कर दिया। एक बार फिर शब्दों में। कुछ सालों बाद कॉलेज आया। दोस्तों की भीड़, करियर की दौड़ और जीवन की तेज़ रफ्तार में बहुत कुछ पीछे छूट गया, पर वो तस्वीर अब भी मेरी मेज पर थी। रात को जब सब सो जाते, मैं अक्सर उसे देखता और सोचता, क्या बाबा भी बूढ़े होकर नहीं जाते, तो क्या मुझे आज की दुनिया के लिए तैयार कर पाते। और तब एक जवाब दिल से आता, बेटा, उन्होंने जो बीज बोए थे तुम उन्हीं से फल खा रहे हो। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं अकेले बैठा होता और बाबा की कोई बात याद आ जाती। हर इंसान के अंदर एक खेत होता है, जो बोएगा वही पाएगा। और मैं खुद से पूछता, क्या मैं वो फसल बो रहा हूँ जिस पर बाबा गर्व कर सकें। एक दिन गांव से एक चिट्ठी आई। बाबा के पुराने दोस्त चाचा रामलाल ने लिखा था, बेटा, अब खेत पर आम का पेड़ बड़ा हो गया है। तेरे बाबा ने उसे तेरे नाम पर लगाया था, नन्हे का आम कहकर। आकर देख ले, अब फल देने लगा है। आंखों से आंसू बह निकले। वो तो चले गए थे, लेकिन उनके प्लांटेड बीज अब फल देने लगे थे। सचमुच भी, और मेरी आत्मा में भी। वक्त हाथ की रेत जैसा है, जितनी कस के पकड़ो उतनी जल्दी फिसलता है। कॉलेज खत्म हुआ, नौकरी लगी, शहर बदला, लोग बदले, पर जो नहीं बदला वो था मेरा एक कोना, जहाँ अब भी बाबा की तस्वीर वैसे ही मुस्कुराती थी। कभी कभी लगता हम दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अब बातों की जगह सिर्फ यादें थीं और इंतज़ार। गांव से आई चिट्ठी के बाद बहुत दिन हो गए थे। काम की व्यस्तता, जिंदगी की उलझनों में मैं बस गया था। लेकिन एक दिन ऑफिस में बैठे बैठे न जाने क्यों वो चिट्ठी दोबारा याद आ गई। उस रात मैं बहुत देर तक बाबा की तस्वीर के सामने बैठा रहा। बाबा, आपका नन्हे का आम अब फल देने लगा है, और आपका नन्हा। मैंने टिकट बुक की और बिना किसी को बताए सुबह सुबह ट्रेन पकड़ ली, सीधा गांव के लिए। गांव अब वैसा नहीं रहा। पक्की सड़कें थी, मोबाइल टावर खड़े थे, और पुराने कच्चे मकान अब ईंटों से ढक गए थे। पर बाबा का आंगन वो अब भी वैसा ही था, मिट्टी की खुशबू वाला, तुलसी के चौरे से महकता हुआ। दरवाजे के बाहर बैठी बूढ़ी बुआ मुझे देखकर रो पड़ी। बाबा की आंखें आज तुझ में ही चमक रही हैं। बेटा, तू आ गया।
आंगन के पीछे गया तो देखा वही खेत, वही आम का पेड़। अब वो छोटा ना था, मजबूत तना, घनी छांव और उस पर लटके दर्जनों आम। मैं पेड़ के नीचे बैठ गया और बस देखता रहा। तभी बगल से आवाज़ आई, तेरे बाबा हर शाम यहाँ बैठते थे जब तू छोटा था। कहते थे नन्हे बड़े होकर यहाँ खुद चलेगा, तब ये पेड़ उसे अपनी छाँव देगा। मुझे लगा जैसे बाबा यहीं कहीं बैठे हों, अपनी पुरानी छड़ी लिए मुस्कुराते हुए। मैं ज़मीन पर लेट गया, आंखें मूंद ली और वक्त जैसे पीछे भाग गया हो। शाम को मैं बाबा की खाट पर बैठा, वही पुरानी बांस की बनी। मैं आंखें बंद कर बैठा रहा। तभी किसी ने पीछे से धीरे से मेरी पीठ थपथपाई। नहीं, शायद हवा का झोंका था, पर मैं पलटा जरूर। कोई नहीं था, पर उस पल मैंने महसूस किया, इंतज़ार खत्म नहीं हुआ है, वो अब भी यहीं है। कभी मेरी सांसों में, कभी आम की महक में, कभी उस खाट की झुरझुराहट में। अगली सुबह गांव के मंदिर गया। पुजारी जी ने बाबा की लिखी एक छोटी सी डायरी मुझे दी, जो उनके सामान में मिली थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, नन्हे, जब बड़ा होगा और दुनिया की भीड़ में गुम होगा तो वो लौटेगा, लौटेगा उसी पेड़ के नीचे, जहाँ उसकी मासूमियत दफन नहीं, बस इंतज़ार कर रही होगी। मेरे हाथ कांप गए। बाबा मुझे पहले ही पढ़ चुके थे। मेरी जिंदगी की पगडंडी जैसे उन्होंने पहले ही देख ली थी। मैंने वही डायरी अपनी जेब में रखी और आम के पेड़ के नीचे एक पत्थर पर बैठ गया। एक आम तोड़ा, उसे चखा, खट्टा मीठा, बिल्कुल वैसा ही जैसे बाबा मुझे देते थे। और अचानक लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा हो। मैं मुस्कुराया। दादा, अब आपका नन्हा लौट आया है। आपका इंतज़ार अब भी बाकी है। लेकिन अब वो मेरे साथ हैं। गांव में बिताए वो 2 दिन जैसे सालों की कमी पूरी कर रहे थे। आम के पेड़ के नीचे बैठना, मिट्टी को हाथों से छूना और बाबा की हर उस बात को दोहराना जो अब तक मेरे भीतर दबी थी, सब कुछ किसी अधूरे वादे को पूरा करने जैसा लग रहा था। बाबा की डायरी अब मेरी सबसे कीमती चीज़ थी। रात को जब आंगन में चांदनी बिखरती थी, मैं चुपचाप खाट पर लेटकर वो डायरी पढ़ता, मानो बाबा फिर से अपनी कहानियाँ सुना रहे हों। डायरी के आखिरी कुछ पन्ने अधूरे थे। एक जगह लिखा था, नन्हे को समझाना आसान नहीं होगा, लेकिन एक दिन वो खुद समझेगा कि जाना कभी आखिरी नहीं होता। कोई ना कोई हिस्सा तो यहीं रह जाता है। मेरी सांसें तो नहीं बचेंगी, पर मेरी परछाई हर उस जगह मिलेगी जहाँ उसने मेरे साथ हंसी बांटी थी। मैंने पन्ना बंद किया और आसमान की ओर देखा। वहाँ एक तारा सबसे ज़्यादा चमक रहा था। अगली सुबह मैं गांव के स्कूल गया, वही स्कूल जहाँ बाबा मुझे छोड़ने जाया करते थे। हाथ में छोटी सी बस्ता थामे हेडमास्टर साहब ने बताया, तेरे बाबा हर साल बच्चों के लिए आम दान करते थे। कहते थे कि ज्ञान और फल दोनों मिलकर आदमी को इंसान बनाते हैं। मैंने वहीं खड़े खड़े एक बात तय कर ली। मैंने कहा, अब से हर साल इस पेड़ के आम मैं खुद लाकर स्कूल में दूंगा, बाबा की ओर से। शहर लौटते वक्त गाड़ी के शीशे से बाहर देख रहा था। खेत, मंदिर, आंगन, आम का पेड़, सब पीछे छूटते जा रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति थी। अब मुझे बाबा का इंतज़ार नहीं करना था, क्योंकि अब मैं जान गया था बाबा कहीं गए ही नहीं थे। घर आकर सबसे पहले बाबा की तस्वीर को देखा। वो अब भी मुस्कुरा रहे थे। मैंने धीरे से उनकी तस्वीर के पास बैठकर कहा, बाबा, अब मैं इंतज़ार नहीं करता। अब जब भी ज़रूरत होती है, मैं आम के पेड़ के नीचे चला जाता हूँ, जहाँ आप रहते हैं। उस दिन मैंने बाबा की तस्वीर के पास वो डायरी रख दी। एक आम का पत्ता भी वहीं रखा, बिल्कुल ताज़ा, और एक कागज़ पर लिखा, अब भी अगर कोई मुझसे पूछे सबसे प्यारी जगह कौन सी है, तो मैं कहूँगा जहाँ दादा रहते हैं। धन्यवाद।